अन्ववसर्ग गर्हा समुच्चयेषु। इस शास्त्र का अध्ययन हम लोग करेंगे। यह जो सूत्र है वह कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान करता है। इस अपि पदार्थ संभावनान अवसर्ग गर्हा समुच्चयेषु सूत्र के द्वारा अपि इस अव्यय की कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान किया जा रहा है। तो अपि कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति, इस प्रकार का अर्थ है। कदा तो पदार्थ संभावनान अवसर्ग गर्हा समुच्चयेषु द्योत्येषु। मतलब ये अर्थ यदि उसके द्वारा द्योतित हो रहे हों, पदार्थ संभावना अनवसर्ग गर्हा और समुच्चय, तो इनमें से कोई एक अर्थ यदि अपि के द्वारा द्योतित हो रहा हो, तो इन अर्थों के द्योत्य होने पर अपि ही, अपि यह अव्यय कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। ऐसा सामान्यतया इस सूत्र का अर्थ है। सूत्र में दो पद हैं, अपि ही यह प्रथमैक वचनांत पद है और संभावनान अवसर्ग गर्हा समुच्चयेषु ये है सप्तम एक वचनांत। ठीक है ना, ये सप्तमी के एक वचन का है और ये प्रथमा के एक वचन है। द्विपदात्मक के जो सप्तम अंत है वह समस्त है। तो देखो पहले कितने पद है, तो पहला शब्द पदार्थ, संभावना, संभावना, अनुभावन शब्द है, फिर अन्ववसर्ग, संभावन, फिर अन्ववसर्ग गर्हा समुच्चय। कितने अर्थ हैं? पांच। पदार्थ, संभावना, अन्ववसर्ग गर्हा समुच्चय, ये पांच अर्थ यहाँ पर हैं। तो इन पांच पदों से मिलकर के यह एक पद, ये पद भी है, तो इन पदों को मिलकर के यहाँ पर समास हुआ। कौन सा समास हुआ है? तो इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। उसका इतरेतर योग द्वंद्व समास का विग्रह क्या होगा? पदार्थश्च संभावनञ्च अन्ववसर्गश्च गर्हा च समुच्चयश्च इति पदार्थ संभावनान अवसर्ग गर्हा समुच्चयः तेषु पदार्थ संभावनान अवसर्ग गर्हा समुच्चयेषु। इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। पदार्थश्च पहले है, पदार्थश्च संभावनांच अन्ववसर्गश्च गर्हा च समुच्चयश्च इति पदार्थ संभावनान अवसर्ग गर्हा समुच्चयः तेषु पदार्थ संभावनान अवसर्ग गर्हा समुच्चयेषु अर्थेषु द्योत्येषु अपि कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति। ऐसा बनाना कि पदार्थ संभावना अन्ववसर्ग गर्हा और समुच्चय, इन अर्थ का यदि अपि द्योतन करा रहा हो तो वह अपि कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाता है। ये जो है इसका सामान्यता अर्थ हम लोगों ने समझा। अब एक एक पद का ये जो द्वंद्व समास के अंतर्गत जो पद आए हैं, द्वंद्व घटकी भूत जो पद हैं, जैसे पदार्थ पद, संभावन पद, अन्ववसर्ग पद, गर्हा पद, समुच्चय पद, इन प्रत्येक पदों का अर्थ हमको समझना पड़ेगा। तब हम जानेंगे कि पदार्थ में विद्यमान है कि नहीं, पदार्थ का द्योतन करा रहा है कि नहीं। ये सब एक एक से विचार करें। सबसे पहले पदार्थ शब्द से क्या लेना है? इस द्वंद्व समास में ये पदार्थ आ रहा है। पदार्थ का क्या मतलब है? इस पदार्थ का मतलब क्या है ये हमको पहले समझना है, तब न जानेंगे कि अभी पदार्थ का द्योतन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कब जानेंगे? जब पदार्थ का हमको ज्ञान, मतलब पदार्थ शब्द से क्या अर्थ अभिप्रेत है ये हमको ज्ञान होगा। तो देखो
पदार्थ का सीधे सीधे अर्थ हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी वस्तु है तो कहते हैं ये डस्टर एक पदार्थ है, लेखनी पदार्थ है, बोर्ड एक पदार्थ है। पदार्थ का मतलब कोई वस्तु है ना। तो अब अगर यही अर्थ लेना हो कि पदार्थ का द्योतक जो अपि वह कर्मक प्रवचनीय संज्ञक होता है, ये अर्थ यदि चिकीर्षित हो तो पदार्थ लिखने की वस्तुतः जरूरत नहीं, केवल क्या कह दिया जाए, अपि कर्मक प्रवचनीय संज्ञक हो, द्योतकः अपि कर्मक प्रवचनीय संज्ञक हो। अब जिस किसी का भी द्योतन अपि कराएगा वो कोई ना कोई तो पदार्थ है। अगर पदार्थ इतने अंश के द्वारा यह अर्थ अभिप्रेत हो कि पदार्थ का द्योतक जो अपि है वह कर्मक प्रवचनीय संज्ञक होता है, ऐसा अर्थ यदि अभिप्रेत हो तो सूत्र में पदार्थक ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? तो सीधे कह दिया जाए अपि कर्मक प्रवचनीय संज्ञक हो अथवा द्योतकः अपि कर्मक प्रवचनीय संज्ञक हो। अब किसी ना किसी का तो द्योतन कराएगा, जिस किसी का भी द्योतन कराएगा वो पदार्थ ही होगा। समझा गया? पदार्थ ही होगा तो उसके लिए पदार्थ कहने की क्या जरूरत है? सब तो पदार्थ है, दुनिया में जितनी वस्तु है सब तो पदार्थ ही है। तो जिस किसी का भी द्योतन कराएगा तो अपि पदार्थ का ही द्योतक कहलाएगा, अपि के द्वारा पदार्थ ही द्योतित होगा, तो कहने के लिए पदार्थक ग्रहण की जरूरत नहीं। ये एक बात समझा गई। दूसरी बात यह है कि पदार्थ शब्द का अगर विग्रह करें पदस्य अर्था पदार्थ, क्या विग्रह कर दिया जाए? पदस्य अर्था पदार्थ, पदार्थ। इस प्रकार का षष्ठी समास करते हैं तो क्या होगा? किसी पद के अर्थ को जब अपि द्योतन करेगा, किसी पद के अर्थ को अपि बताएगा, तब उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। इस प्रकार का अर्थ कब तक होगा? जब पदार्थ शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। तो देखो संभावन भी एक पद है, अनुभव सर्ग भी पद है, गर्हा भी पद है, तो पद से सबका ग्रहण हो जाएगा। उनका जो अर्थ है उस सबके द्योतन कराने वाले अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा पदार्थ इतना रख दिया जाए, पदार्थे द्योत्ये, क्या कह दिया जाए? पदार्थे द्योत्ये अपि कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति, इतना कह दिया जाए तो संभावनन अवसर्ग अनुभवसर्ग गर्हा समुच्चय इत्यादि कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि पदार्थ में पदार्थ इस पद में पदस्य अर्थात किसी पदार्थ, इस प्रकार का षष्ठी समास करेंगे। अब ये संभावना, अनुभवसर्ग, गर्हा, समुच्चय, ये सब तो किसी न किसी पद के ही अर्थ हैं। संभावना, संभावन इत्यादि पद के ही अर्थ, तो उन सभी अर्थों में अपि की कर्मक प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी केवल पदार्थे द्योत्ये, हैं? पदार्थे द्योत्ये अपि कर्मक प्रवचनीय संज्ञा को होती, इतने कह देने वाले। बात सुना गया? क्योंकि उनके ग्रहण की आवश्यकता नहीं, उन सबका ग्रहण व्यर्थ होने लगे। तो फिर क्या मतलब है इसका? मतलब ये समझ में आया, सबका ग्रहण किया गया है, इससे लगता है कि पदस्य अर्था पदार्थ, ऐसा अर्थ भी नहीं करना। पदार्थ का मतलब वस्तु को वाला दिया अर्थ करने की जरूरत नहीं, तो करना होगा तो फिर पदार्थ रखने की जरूरत नहीं। समझ गया? पदार्थ रखने की जरूरत नहीं है, पदार्थ पद व्यावर्तक हो जाएगा। सब तो पदार्थ है, कुछ ऐसी भी वस्तु हो जो पदार्थ ना हो तो उसको हटाने के लिए व्यक्ति पदार्थ शब्द को रखे, लेकिन दुनिया में जो कुछ है वो सब तो पदार्थ ही है। किसी का भी द्योतन कराएगा तो अभी पदार्थ का ही द्योतक हो जाएगा, पदार्थ पद के पदार्थ पद को रखने की जरूरत नहीं है। पदार्थ पद अव्यावर्तक है, ये एक बात है। दूसरी बात कि पदार्थ शब्द को यदि पदस्य अर्था एक पदार्थ, इस प्रकार का यौगिक पदार्थ शब्द यहाँ स्वीकार किया जाए तो ये संभावना आदि, संभावना, अनुसर्ग इत्यादि जो अर्थ है वो भी किसी न किसी पद के ही अर्थ हैं, तो उन सबका भी ग्रहण उस पदार्थ के द्वारा ही हो जाएगा, अलग से उनको सूत्र में रखने की जरूरत नहीं, सबका ग्रहण व्यर्थ है। इसलिए पदार्थ शब्द से ना तो वस्तु सामान्य का ग्रहण करना है और ना ही पदार्थ शब्द से पदस्य अर्थ, इस प्रकार का पर्जन्य जो बोध होता है उसका ग्रहण।
तो फिर पदार्थ शब्द का क्या अर्थ है ये हमको विचार करना है। तो क्या कहेंगे कि पदार्थ पद में पूर्व पद लोपी समास हुआ। क्या समास हुआ है? जैसे आप साग पार्थिव इत्यादि में मध्यम पद लोपी समास जानते हैं, है ना? क्या करते हैं? मध्यम पद लोपी समास। इसी प्रकार यहाँ क्या है? पूर्व पद लोपी समास हुआ है। पूर्व पद लोपी समास हुआ है। ये याद रखना, षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पर ये वाला जो है नहीं है। समझ में गया? पदार्थ में पदस्य अर्थः इति पदार्थः, इस प्रकार का षष्ठी तत्पुरुष नहीं है। क्योंकि ऐसा अर्थ होगा संभावना उपसर्ग ग्रहा समुच्चय, इन सबका ग्रहण जो है क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। सबका इसी के द्वारा जो है सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, इसी से अंतर्ग्रहित हो जाएंगे, इसी के अंतर्भूत हो जाएंगे। इसके लिए उनका ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होगी षष्ठी समास पक्ष। इसलिए ग्रहण किया गया है तो पदस्य अर्थः पदार्थः, इस प्रकार का यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास इष्ट नहीं है। बात सुना गया? फिर कौन सा समास करना है पदार्थ पद में? पूर्व पद लोपी समास। जैसे मध्यम पद लोपी समास होता है वैसे यहाँ क्या करना है? पूर्व पद लोपी समास। अब पूर्व पद लोपी समास क्या होगा? देखो पहले बताना है अविद्यमान पदम, ऐसा करेंगे, अथवा न विद्यमान इति अविद्यमान नहीं करेंगे, अविद्यमान पदम, अविद्यमान यत् पदम तत् अविद्यमान, ऐसा करेंगे। यत् अविद्यमान यत् पदम तत् तो अविद्यमानं च यत् पदम तत् अविद्यमान पदम, ऐसा बनेगा। ठीक है ना? अविद्यमानं यत् पदम तत् अविद्यमान पदम, ऐसा बनेगा। ये क्या रहेगा? अरे पहले अविद्यमान बनाना है, जो विद्यमान नहीं है उसको क्या कहेंगे? अविद्यमान। और अविद्यमान जो पद है उस पद, जो पद विद्यमान वाक्य में जिस पद का प्रयोग नहीं है, अभी हम कहते हैं रामः ग्रामं गच्छति, रामः ग्रामं गच्छति में मठ शब्द का प्रयोग है नहीं है। मठ कैसा पद हो गया वहाँ? विद्यमान। पद सुना गया? अविद्यमान पहले बना लेना, न विद्यमान विद्यमानम इति अविद्यमानम, और अविद्यमानम यत् पदम तत् अविद्यमान पदम। ठीक है ना? अविद्यमान पदम तस्य अर्थः पदार्थः। यहाँ पे अविद्यमान पद बना है, इसमें पूर्व पद क्या है? अविद्यमान। ठीक है ना? अविद्यमान यत् पदम तत् अविद्यमान पदम, ऐसा बनाना। उस अविद्यमान पद में जो पूर्व पद है कौन? अविद्यमान। अविद्यमान पदम, इतने अंश में जो पूर्व पद है अविद्यमानम, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो बचेगा कौन? पद। बचा पदम, बचा तस्य अर्थः, अर्थः इति पदार्थः। ऐसा करना। अविद्यमानं यत् पदम तत् अविद्यमान पदम तस्य अविद्यमान पदस्य अर्थः इति पदार्थः। अविद्यमान पदार्थ करके भी नहीं कर सकते हैं? अविद्यमान पदार्थ करके भी अविद्यमान पद नहीं कर सकते। अविद्यमान पदार्थ करके अविद्यमान अविद्यमान पदार्थ कैसे करते? नहीं, पद में विशेषण है, अर्थ तो विद्यमान ही रहता है, अर्थ में नहीं करना है। पद विद्यमान नहीं, वाक्य में खोजना है ना, कोई वाक्य प्रयोग कर रहे हैं उस वाक्य में पद का प्रयोग नहीं है तो पद वहाँ अविद्यमान है। वाक्य में थोड़ी कोई अर्थ विद्यमान रहता है, साक्षात अर्थ तो वाक्य में नहीं रहता है, इसलिए पद के साथ ही करना है कि अविद्यमानम यत् पदम तत् अविद्यमान पदम तस्य अविद्यमान पदस्य अर्थः। ये बाद में पद ही बचेगा, इसलिए इसको विद्या अविद्यमानम यत् पदम तत् अविद्यमान पदम तस्य अविद्यमान पदस्य अर्थः इति पदार्थः। यहाँ जो पूर्व पद था अविद्यमान उसका लोप हो गया है, अतः यह समास क्या रहेगा? पूर्व पद लोपी समास।
ठीक है ना। जैसे मध्यम पद लोपी समास होता है वैसे ही यहाँ पर पूर्वपद लोपी समास समझ लेना चाहिए। तो पदार्थ बन गया। अब इस पदार्थ का मतलब क्या है, तो जो पद विद्यमान नहीं है उसका जो अर्थ होगा, अविद्यमान पद का जो अर्थ होगा वही अर्थ पदार्थ शब्द से विवक्षित। बात सुना गया, वही अर्थ जो है पदार्थ शब्द से विवक्षित। तो इसीलिए लोगों ने टीकाकारों ने लिखा है अप्रयुज्यमान पदस्य अर्थः, अप्रयुज्यमान जो पद मतलब जो वाक्य में कितने प्रयोग हैं। जैसे कोई वाक्य है, यहाँ उदाहरण के लिए जो वाक्य दिया है मैंने, सर्पिशोपि स्यात्, जी क्या दिया है, सर्पिशोपि स्यात्, ये वाक्य सर्पिशोपि स्यात्। यहाँ देखो सर्पिशः एक पद, दूसरा पद है अपि, तीसरा पद है स्यात्। तो ये इतने शब्द विद्यमान है। अविद्यमान क्या है, तो एक शब्द मान लो बिंदु, बिंदु का यहाँ प्रयोग है नहीं। अविद्यमान पद क्या होता है, बिंदु। तो अप्रयुज्यमान, अविद्यमान होगा जिसका प्रयोग नहीं। अप्रयुज्यमान जो पदांतर, इन पदों से अतिरिक्त जो पद है, इन पदों से अतिरिक्त जो अविद्यमान पद है, उस पद का जो अर्थ है तो ये क्या कहलाएगा, पदार्थ। तो इससे अतिरिक्त पद क्या हो गया, बिंदु पद। बिंदु पद का अर्थ क्या होगा, बिंदु। उस बिंदु, वह बिंदु रूपी जो अर्थ है वही यहाँ पर पदार्थ शब्द के द्वारा अभिप्रेत है, पदार्थ शब्द से विवक्षित है। और बिंदु अर्थ जब पद अपि के द्वारा द्योतित होगा तब अपि की कर्मसूत्री संज्ञा हो जाएगी। ये बात सुनाई कि नहीं आई, लगन तुमको नहीं आई, आगे ठीक से आया ना, किसी बताएं जी जी आगे ठीक से समझ लो, थोड़ा सा कठिन है इसलिए इसको बार बार कह रहे हैं कि सावधानी से इसको समझना है कि जो पद विद्यमान नहीं है वाक्य में उस पद को क्या कहेंगे, अविद्यमान पद, और उसका जो अर्थ है उसी को जो पदार्थ से सूत्र में बताया गया है। क्लियर हो गया कि नहीं। यहाँ एक उदाहरण के लिए सर्पिशोपि स्यात् वाक्य है, इस वाक्य में अविद्यमान पद हो गया बिंदु पद, उसका जो अर्थ है बिंदु पदार्थ, वही जो है यहाँ पर जो है पदार्थ शब्द के द्वारा विवृत। बिंदु पदार्थ का जब अपि के द्वारा द्योतन होगा, अपि एक शब्द बिंदु पदार्थ को द्योतित करेगा तब अपि की कर्मसूत्री संज्ञा होगी। बात सुना गई कि नहीं, कोई दिक्कत इतने में नहीं। चलो पढ़ो क्या लिखा है, एषु द्योतेषु अपि उक्त संज्ञा स्यात्। सुना है, एषु द्योतेषु मतलब पदार्थ संभावना अन्वसर्ग ग्रह समुच्चय। इन अर्थों का यदि अपि द्योतन कराएगा, ये अर्थ अपि के द्वारा यदि द्योतित हो रहे हो, अपि उक्त संज्ञा मतलब कर्म पुरुषनीय संज्ञा को होती। चलो सर्पिशोपि उदाहरण दे रहे हैं, सर्प अर्थ समझ आ गया ना पदार्थ का, तो आगे हम बढ़े। तो देखो उदाहरण क्या दिए, सर्पिशोपि स्यात्। अब ये सर्पिशोपि स्यात् वाक्य का प्रयोग कब किया गया है, किस परिस्थिति में किया गया है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो ये उस स्थिति में किया गया है कहीं जो है भोजन का अत्यंत अभाव, सब कुछ खत्म हो गया है, थोड़ी थोड़ी जो इतना इतना खाने के लिए दिया गया है, पर दुर्लभता कुछ है ही नहीं वहाँ, ऐसी स्थिति है। तो जहाँ पर भोज्य पदार्थ का अत्यंत अभाव है वहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा खाने के लिए दिया गया, उसी में कोई कहता है इसी में थोड़ा घी का बूंद होता कुछ बात अलग है। सर्पिशोपि स्यात् मतलब ये भी घी नहीं हो जाता, घी की बूंद भी होती है, बिंदु की वो है ना बिंदु, सर्पिशोपि स्यात्। तो यहाँ पर मतलब घी का जो है बूंद भी होता, बात कुछ और थी। ऐसी स्थिति में इस वाक्य का प्रयोग किया गया। बात सुना गया कि नहीं, कि जहाँ पर अत्यंत थोड़ा थोड़ा पदार्थ दिया गया, अत्यंत अल्प पदार्थ खाने के लिए दिया गया। क्यों, क्योंकि अधिक है ही नहीं, इतनी दुर्लभता है खाने का, खाद्य पदार्थ का इतना अभाव है कि एकदम थोड़ा थोड़ा दिया गया। उस पर कोई हास्य में कहता है कि जो है सर्पिशोपि स्यात् है, घी का बूंद भी हो तो कुछ और बात हो। तो यहाँ देखो इस स्थिति में वाक्य का प्रयोग किया गया, समझ आ गया ना, सर्पिशोपि स्यात् ये वाक्य हो गया। अब यहाँ देखो अपि शब्द का प्रयोग,
ये अपी का प्रयोग है। जी अपी शब्द क्या कराता है, यहाँ बिंदु का द्योतन कराता है। इसका द्योतन करा रहा है बिंदु का क्योंकि अप्रयुज्यमान पद क्या हो गया, बिंदु पद। अप्रयुज्यमान जो बिंदु पद है उसका अर्थ जो बिंदु पदार्थ, उस बिंदु पदार्थ का द्योतक है कौन, अपी। बिंदु पदार्थ का अपी द्योतक है, अतः अपी की कर्मक प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। अपी की कर्मक प्रवचनीय संज्ञा होगी, उसका फल क्या है, कर्मक प्रवचनीय संज्ञा का फल होने से यहाँ पर इसकी उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा का बाद होगा। द्वितीय विधान फल नहीं है, अब आगे बताएंगे सर्वसाम में षष्ठी है, द्वितीय तो यहाँ करना नहीं है। अपी की कर्मक प्रवचनीय संज्ञा का फल क्या है, गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा का बाध करना ही फल। नहीं समझा है जी हाँ, तो याद रखना कि ये जो अपी है यहाँ पर अप्रयुज्यमान पद क्या है, बिंदु पद। तदर्थ हो गया बिंदु पदार्थ, उस बिंदु पदार्थ का द्योतन कौन करा रहा है, अपी। तो ये पदार्थ का द्योतक हो गया कि नहीं, पदार्थ मतलब अप्रयुज्यमान पद के अर्थ का द्योतक करा रहा है, अतः पदार्थ का द्योतक होने से अपी की अपी पदार्थ संभावना समुच्चय सूत्र के द्वारा कर्मक प्रवचनीय संज्ञा हो गई। कर्मक प्रवचनीय संज्ञा हो जाने से इसकी गति संज्ञा का और उपसर्ग संज्ञा का बाद हो गया। तो समझा गया कि नहीं, बाद हो गया तो उसका फल क्या है, अभी उपसर्ग नहीं रहा, उपसर्ग ना होने के कारण उपसर्ग प्रादुर्भ्याम स्त्रियच्च परः, उपसर्ग प्रादुर्भ्याम स्त्रियच्च परः, इस सूत्र के द्वारा होने वाला जो असधातु सत्व है वो सत्व नहीं होता। यहाँ स्यात् में असधातु अस्बी, जिसके सकार को सत्व जो है प्राप्त था, उपसर्ग से परे जब ये धातु रहती है असधातु, इसके सकार को उपसर्ग प्रादुर्भाव इस सूत्र के द्वारा सत्व प्राप्त होता है। किंतु जब प्रकृत सूत्र के द्वारा अपी की कर्मक प्रवचनीय संज्ञा हो गई, उसके फलस्वरूप उपसर्ग संज्ञा का बाद हो गया। उपसर्ग संज्ञा का बाद हो जाने के कारण अब ये स्यात् उपसर्ग से पद में नहीं है, अतः उपसर्ग प्रादुर्भ्याम स्त्रियच्च परः, इस शास्त्र के द्वारा सत्व नहीं होगा। सत्व का अभाव ही यहाँ पर कर्मक प्रवचनीय संज्ञा का फल है। पढ़ो सर्पिषोऽपि स्यात् तेषु अपि उपसंज्ञा स्यात् सर्पिषोऽपि स्यात् अनुपसर्गत्वान् न स, अनुपसर्गत्वान् न स। उपसर्ग न होने के कारण कर्म संज्ञा के द्वारा उपसर्ग का बाद हो गया, उपसर्ग न होने के कारण ही उपसर्ग प्रादुर्भ्याम स्त्रियच्च परः इति शास्त्रेण प्राप्तः यः सकारः न भवति। समझा गया, सत् सकारः यह न भवति, वह यहाँ पर नहीं हुआ, यही इसका फल है। क्लियर हो गया। अब एक प्रश्न होता है, अभी देखो ये सब ये स्यात् प्रयोग किया है, स्यात् के द्वारा क्या बोधित होगा, यहाँ लिंग लगा है, कौन सा लगा है, लिंग लकार। लिंग लकार। लिंग लकार किस अर्थ में होता है, तो सामान्य तो एक सूत्र जानते हैं, विधि निमंत्रण आमंत्रण प्रार्थना, सभी अर्थों में लिंग होता है। विधि निमंत्रण आमंत्रण प्रार्थनेषु लिंग है ना, इन सारे अर्थ में लिंग होता है। आशीषी लिंग लोटों भी है, आशीर्वाद अर्थ में भी होता है। यहाँ तो कुछ और अर्थ अभिप्रेत है, यहाँ पर लिंग हुआ है किस अर्थ में, संभावना अर्थ में लिंग, किस अर्थ में हुआ है, संभावना, भावनायाम लिंग। स्यात् में जो लिंग लकार आया है, लिंग किस अर्थ में है, संभावना अर्थ में लिंग है, संभावनायाम लिंग ग्रंथकार ने कहा। इसीलिए संभावना में लिंग है, तभी तो ये अर्थ निकलता है सर्पिषोऽपि स्यात्, मतलब ही का जो बोध भी होता, तो उसके बिंदु की संभावना में व्यक्त की जा रही है, वस्तुतः उसकी सत्ता है नहीं। और असधातु के द्वारा क्या बोधित होता है, असभुवि भवनम न, उसका अर्थ भवन, भवन मतलब सत्ता, सत्तायाम, असधातु सत्तार्थक है। तो यहाँ बिंदु की सत्ता नहीं बताई जा रही है, बिंदु के सत्ता की संभावना जो है व्यक्त कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं, जो यहाँ असधात्वर्थ जो सत्ता है, असधात्वर्थ जो सत्ता है, उस सत्ता की संभावना बोधित कराई जाती है। बात सुना गया,
तो संभावना किसका अर्थ है? लिंग लकार। यहाँ जो स्यात् है लिंग लकार है, तो लिंग लकार हुआ है, लिंग लकार संभावना में आया। प्रत्यार्थ क्या हो गया? संभावना। प्रत्यार्थ क्या हो गया? संभावना। प्रकृत्यर्थ क्या हो गया? प्रकृत्यर्थ क्या है? सत्ता, भवन। भवनम कहो चाहे सत्ता कहो, बात यही है। तो यहाँ प्रकृत्यर्थ हो गया सत्ता अथवा भवनम, और प्रत्यार्थ क्या हो गया? संभावना। तो जिसकी भी संभावना बताई जाती है वही पदार्थ क्या होता है? संभावना का विषय होता है। घट की संभावना व्यक्त किया जाए तो संभावना का विषय क्या होगा? घट। घट की संभावना कहीं बताई जाए उसका विषय कौन होगा? घट। तो यहाँ पर किसकी संभावना प्रत्यय के द्वारा बताई जा रही है? बिंदु की संभावना बताई जा रही है कि सत्ता की बताई जा रही है? सत्ता की संभावना व्यक्त किया जा रहा है, सत्ता ही उसका क्या हो गया? विषय हो गया। संभावना का विषय कौन बनेगा? सत्ता। अब किसकी सत्ता है अलग बात, लेकिन असदार्थ अर्थ तो सत्ता ही है ना। अरे भैया, प्रत्यार्थ का जो है हमेशा प्रकृत्यर्थ में ही अन्वय होता है। प्रकृत्यर्थ से अन्वित होकर के ही प्रत्यय अपना अर्थ बताता है। नियम है, याद कर लेना। प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थ बोधकत्वम प्रत्ययानाम। लिख लो। हाँ लिखते जी। प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थ प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वम प्रत्ययानाम। ये नियम। प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वम प्रत्ययानाम। जो कोई भी प्रत्यय होता है वे प्रत्यय क्या करते हैं? प्रकृत्यर्थ से अन्वित होकर के ही स्वार्थ का बोध कराते हैं। अब ऐसा नहीं कि प्रत्यार्थ कुछ अलग स्वतंत्र कह रहा है, प्रकृति कुछ अलग कह रही है, ऐसा नहीं होता। प्रत्यय कुछ अलग कहे, प्रकृति कुछ और कहे, ऐसा नहीं होता। प्रत्यार्थ कहता है कुछ, लेकिन वो किससे? जो प्रत्यार्थ होगा वो प्रकृत्यर्थ से अन्वित ही हो। प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थ बोधकत्वम प्रत्ययानाम। ये नियम कि प्रत्यय हमेशा प्रकृत्यर्थ से अन्वित ही स्वार्थ को कहते हैं। समझा गया? स्वार्थ मतलब अपना अर्थ, तो प्रकृत्यर्थ से अन्वित ही अपना अर्थ प्रत्यय बताता है। देखो स्यात् पद है, स्यात् प्रत्यय में जो है मतलब स्यात् ये पद है, स्यात् ये पद है और इसमें प्रत्यय क्या दिख रहा है? स्यात्। अरे ता प्रत्यय है, उसको सुख का आगम हुआ है, तो जो है ये स्या इतना भाग या इतना भाग प्रत्यय लिंग प्रत्यय और जो है अस धातु। तो अब वो लिंग का अर्थ क्या है? संभावना। ग्रंथकार लिख रहे हैं संभावनायाम लिंग, तो उसका अर्थ हो गया संभावना। तो लिंग जो है संभावना को कहेगा, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं कहेगा। प्रकृत्यर्थ अन्वित संभावना को कहेगा। ऐसी संभावना को कहेगा जो संभावना प्रकृत्यर्थ के साथ अन्वित हो, प्रकृत्यर्थ से संबद्ध हो। तो प्रकृति कौन है? उसका अर्थ क्या है? सत्ता। तो सत्ता से संबद्ध जो संभावना है, सत्ता से भवन से संबद्ध जो संभावना है, उसी संभावना को यहाँ पर लिंग कहेगा। नहीं समझना ये बात? क्या है कि लिंग किसको कहता है जी? लिंग संभावना को। लेकिन स्वतंत्रतया संभावना को कहने का सामर्थ्य उसमें नहीं। वो कैसी संभावना को कहेगा? प्रकृति जो अस्त पदार्थ जो सत्ता भवन उससे अन्वित, उससे संबद्ध जो संभावना है, उसको संभावना को ही लिंग। तो जिसकी संभावना बताई जा रही हो वही संभावना उसका क्या होता है? विषय होता है। घट की संभावना है तो उसका विषय कौन? घट। घट की संभावना है तो संभावना का विषय कौन? अब यहाँ पर संभावना बताई जा रही है तो किसकी संभावना? सत्ता की।
अस्तात्वर्थ जो सत्ता, तो यहाँ पर जो उसका विषय कौन होगा संभावना का? सत्ता। बात समझ गया? तो संभावना विषयीभूत जो सत्ता, समझा गया? क्या स्यात् का? संभावना विषयीभूता सत्ता अथवा संभावना विषयिणी सत्ता, विषयिणी भी कह सकते हो अथवा विषयीभूता, संभावना का विषय ही सत्ता, ठीक है ना? तो प्रकृत्यर्थ सत्ता क्या अर्थ हो गया स्यात् का? संभावना विषयी सत्ता अथवा संभावना विषयीभूता सत्ता। दोनों का मतलब एक ही है, दो प्रकार से आप कह सकते हैं। इतना समझ आ गया? अब एक प्रश्न होना चाहिए कि भाई स्यात् में आप कह रहे हो कि संभावना अर्थ में लिंग होता है, आज तक ना कभी सुना ना कहीं देखा कि संभावना अर्थ में भी लिंग होता। भाई कोई सूत्र बताइए तब ना माना जाएगा। भाई जो सूत्र है आशीषी लिंग लोटो है, आशीषी लिंग लोटो तो आशीर्वाद अर्थ में लिंग का विधान करता है, अथवा विधि निमंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थने, तो ये विद्यादि अर्थ में लिंग का विधान होता है। कहीं तो ये नहीं कहा गया कि संभावना अर्थ में लिंग होता है, तो यहाँ पर ग्रंथकार ने कैसे कह दिया कि संभावना अर्थ में लिंग है? कैसे कह दिया? प्रश्न होगा कि नहीं? उसके लिए कहना है, देखो एक सूत्र है उपसंवादा संकयोश्च, क्या है? उपसंवाद संकयोश्च, संकयोश्च, उपसंवादा संकयोश्च, ये सूत्र है। उस सूत्र के भाष्य में भगवान भाष्यकार ने कहा उपसंवादा संकयोर लिंग, क्या कहा है? एक वचन बनाया वार्तिक, क्या वचन बनाया? उपसंवादा संकयोर लिंग। तो ये इसी वार्तिक के द्वारा यहाँ पर लिंग लकार संभावना अर्थ में हुआ। प्रश्न आ गई? प्रश्न क्या था कि ग्रंथकार ने कह दिया कि स्यात् पद में संभावना अर्थ में लिंग हुआ है, किंतु संभावना में लिंग विधान करने वाला तो कोई शास्त्र नहीं है, फिर कैसे संभावना में लिंग हो गया? ऐसा प्रश्न हुआ। उसके उत्तर में क्या कहना है कि उपसंवादा संकयोश्च, इस सूत्र के भाष्य में उपसंवादा संकयोर लिंग ये वचन पठित है, इस वचन के द्वारा ही यहाँ पर लिंग लकार हुआ संभावना। आप कहो भैया वहाँ संभावना तो लिखा ही नहीं है, पर जिसके द्वारा आप लिंग विधान कर रहे हैं उसमें तो संभावना का उल्लेख ही नहीं है, कैसे होगा? तो कहेंगे वहाँ आशंका है ना, उपसंवादा संकयोर लिंग। आशंका का मतलब क्या है? वहाँ आशंका का मतलब संभावना ही है। उत्कट कोटि का जो शंका है वही आशंका है, और उसी को संभावना भी कहा जाता है। सुना गया कि नहीं? तो यहाँ उपसंवादा संकयोर लिंग, इस वार्तिक में जो आशंका का ग्रहण है, आशंका का मतलब उत्कट कोटि का शंका, और वही क्या है? संभावना। अतः संभावना उससे लिंग हो जाए। क्लियर हो गए कि नहीं? इतनी बात समझ आ गई सबको? स्यात् पद का अर्थ भी एकदम बुद्धि में है। आगे बढ़े। अब एक प्रश्न होता है, इतना समझ में आ गया ना? प्रश्न बताते हैं। प्रश्न ये होता है कि अभी ये बताया गया है कि अपनी शब्द किसको द्योतित कर रहा है? बिंदु पदार्थ। अप्रयुज्यमान पद क्या है? बिंदु। तदर्थ जो है उस बिंदु पदार्थ का द्योतक अपनी शब्द है, अतः अपी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से गति संज्ञा का हो गया बाद, उपसर्ग संज्ञा का हो गया बाद। उपसर्ग न होने के कारण स्यात् के सकार को सबको नहीं हुआ, ऐसा ग्रंथकार ने बताया। उसके ऊपर प्रश्न ये होता है कि भाई अभी तो जो है क्रिया के साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं, स्यात् के साथ तो अपी का संबंध ही नहीं है। जब स्यात् के साथ अपी का संबंध नहीं है तो उसकी उपसर्ग संज्ञा प्राप्त ही नहीं रहेगी। उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र है तो क्रिया के साथ यदि स्यात् पद के द्वारा उपस्थापित जो क्रिया है, अस्तिक क्रिया है, उस अस्तिक क्रिया के साथ अपी का कोई संबंध हो, तब तो अपी की
उपसर्ग संज्ञा प्राप्त होगी और उसको रोकने के लिए कर्मक प्रवचनीय संज्ञा का विधान करना आवश्यक समझ में आए। किंतु वस्तु स्थिति क्या है? अपी शब्द किसको द्योतित करा रहा है? अपी शब्द बिंदु पदार्थ अप्रयुज्यमान जो बिंदु पद तदर्थ का द्योतन करा रहा है। तो अप्रयुज्यमान पद के अर्थ का द्योतक क्रिया का तो द्योतन करा नहीं रहा है। स्यात् के साथ कोई उसका संबंध नहीं है तो क्रिया का योग ना होने से अपी की उपसर्ग संज्ञा प्राप्ति नहीं है। उसको रोकने के लिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा का जो विधान आप बता रहे हैं वह विधान करना क्या है? अनावश्यक है। समझ गया? अपी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान उपसर्ग संज्ञा को रोकने के लिए आवश्यक नहीं है, जो उपसर्ग संज्ञा की प्राप्ति नहीं है। क्रिया योगा भावा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे इधर समझो, टीका बात देखते रहे। क्रिया योग नहीं है तो उसके साथ संबंध ही नहीं हुआ तो उपसर्ग संज्ञा प्राप्ति नहीं है। उसको रोकने के लिए अपी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा लाने की क्या करो? ये एक प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है। बात सुनेंगे? इस प्रश्न का उत्तर ग्रंथकार देते हैं कि जो नहीं, अपी का संबंध स्यात् के साथ भी है। अपी स्यात् इत्यनेन संबध्यते। अपी जो है स्यात् के साथ भी संबद्ध होता है। कैसे होता है ये हमको समझना है। बात सुनेंगे? ये उत्तर ही लिए प्रश्न समझ आ गया। प्रश्न यही था कि अपी शब्द तो अप्रयुज्यमान जो बिंदु पद तदर्थ का द्योतक है, तो क्रिया के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं है, तो उपसर्ग संज्ञा प्राप्ति नहीं हुई। उसको रोकने के लिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान करना अनावश्यक है। ऐसा एक प्रश्न हुआ। उस प्रश्न का उत्तर ग्रंथकार देते हुए कहते हैं कि अपि शब्दः स्यात् इत्यनेन संबध्यते। अपि शब्द का स्यात् के साथ भी संबंध होता है तो क्रिया के साथ योग हो गया। उसको रोकने के लिए तो क्रिया के साथ संबंध हो गया तो उपसर्ग संज्ञा प्राप्त होगी। उसको रोकने के लिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान आवश्यक है, सार्थक है। बात सुनेगी? अब प्रश्न ये है कि अपी का संबंध स्यात् के साथ होगा कैसे? बात सुनेगी? ये जो है उसका उत्तर देते हुए ग्रंथकार लिखते हैं तस्याः विषय भूते भवने कर्तृदौर्लभ्य प्रयुक्तम दौर्लभ्यम द्योतयन् अपि शब्दः स्यात् इत्यनेन संबध्यते। ये बात क्या है? क्या अभिप्राय है? देखो, तस्याः लिखा ना, तस्याः तत्शब्द है, सर्वनाम है। सर्वनाम नाम सर्वतः सर्वनाम शब्द स्वभाव से पूर्व का बोधक, जो प्रक्रांत होता है, जिसका प्रकरण चलता रहता है, उसी का बोध होता है। तो पूर्व में क्या बताया गया है? संभावना या लिंग बताया गया है। तो ये तत्शब्द किसको कहेगा? संभावना को कहेगा। तस्याः का अर्थ क्या हो गया? संभावनाया। समझ गया? तस्याः का अर्थ हो गया संभावनाया। संभावना किसका अर्थ है? लिंग का। लिंगर्थ संभावनाया। तस्याः का अर्थ क्या हो गया? लिंगर्थ संभावनाया। विषय भूते भवने। उस संभावना का विषय क्या है? सत्ता अर्थात भवन। असभूमि न है, वही उसका विषय है। तो उसके अन्वित होकर के ही वो कहेगा। ये बात अभी हमने विचार किया है कि जो है, जो लिंगर्थ है संभावना, वो जो है लिंग संभावना को कहेगा, किंतु स्वतंत्र रूप से नहीं कहेगा, प्रकृत्यर्थ से अन्वित संभावना को कहेगा। तो प्रकृत्यर्थ क्या है? भवन। प्रकृत्यर्थ क्या? भवन अथवा सत्ता। उससे अन्वित ही संभावना को कहता है। जिसकी संभावना व्यक्त की जाएगी वही उसका क्या हो जाएगा? विषय। यहाँ देखो, संभावना हो गया किसका अर्थ? लिंग। लिंगर्थ जो संभावना, तस्याः लिंगर्थ संभावनायाः विषय भूतम किम? भवनम। समझा गया? उसका विषय भूत हो गया भवन क्रिया, सत्ता क्रिया। उस सत्ता क्रिया में, उस सत्ता क्रिया के साथ जो है अपी का संबंध। देखो, अभी सत्ता क्रिया इतना बोल हो गया कि नहीं? स्यात् का अर्थ क्या है? संभावना विषयी का सत्ता क्रिया। अरे सत्ता एक क्रिया है ना। स्यात् का अर्थ क्या है? विषयी भूता सत्ता क्रिया। संभावना
भूता असंभावना विषयी सत्ता, ये स्यात् का अर्थ। अब क्रिया है तो कस्या, कर्ता कहा, प्रश्न होगा कि नहीं भाई। यहाँ संभावना विषयी भूत जो सत्ता क्रिया है, उस सत्ता क्रिया का कर्ता क्या है? तो कर्ता की आकांक्षा होगी। कर्ता की आकांक्षा को शांत करने के लिए कर्ता को क्या मानेंगे, किसको कर्ता मानेंगे? अपी शब्द से द्योत्य जो बिंदु है, उस बिंदु को ही कर्ता मानेंगे। तो ये संभावना सत्ता का कर्ता कौन है? बिंदु। बिंदु। तो कैसी सत्ता है? हैं? अरे कैसी सत्ता बोली हो रही है? संभावना विषयी भूता तो है ही, और कैसी है? बिंदु कर्तिका है। इस सत्ता का कर्ता कौन हो रहा है? बिंदु। बिंदु पदार्थ हो रहा है कि नहीं? तो बिंदु कर्तिका संभावना विषयी भूता बिंदु कर्तिका सत्ता। सत्ता में दो विशेषण है। एक तो सत्ता क्या है? संभावना का विषय बंधन, और सत्ता कैसा है कि जो है बिंदु कर्तिका, मतलब बिंदु कर्तिका है, बिंदु उसका कर्ता है। तो बिंदु कर्तिका भी सत्ता है और संभावना विषयी भूता भी है, ठीक है ना? तो संभावना विषयी भूता बिंदु कर्तिका सत्ता, इस प्रकार का बोध यहाँ पर जो है हुआ। हो गया कि बिंदु कर्ता। अब वो कर्ता तो बिंदु हो गया, तो कर्ता को कुछ, अब बिंदु की सत्ता ही बताना है ना भाई। बिंदु की सत्ता बिल्कुल नहीं है, यही ना बताना है। तो बिंदु नहीं है, तो बिंदुए नहीं है तो उसकी सत्ता रहेगी। अरे जब बिंदुए नहीं है, कलम रहे तब नाम कहेंगे कलम की सत्ता। जब कलम नहीं है तो कहेंगे कि इसकी सत्ता नहीं। तो बिंदु पदार्थ ही दुर्लभ है, बिंदु पदार्थ दुर्लभ है। तो जब बिंदु पदार्थ दुर्लभ है तो बिंदु पदार्थ की सत्ता भी दुर्लभ हो गई कि नहीं? हो गई कि नहीं होगी? तो यहाँ कहते हैं कि भवन में मतलब लिंगर्थयो संभावना तस्या संभावनाया विषयीभूता यद भवनम अथवा विषयीभूताया सत्ता तस्मिन् है तस्याम, सत्ता का हो गया तो तस्याम सत्तायाम, सत्ता में कुल मिला के असधात्वर्थ में। भवने का मतलब क्या है? असधात्वर्थ में। तो संभावना का विषय भूत जो असधात्वर्थ, अब चाहे वो भवन का हो चाहे सत्ता हो, तो संभावना का विषयी भूत, संभावना विषयी भूत जो क्या है? असधात्वर्थ भवन है अथवा सत्ता। तो सत्ता में जो है इसका अन्वय होता है, अरे उस सत्ता में अन्वय होता है अपी का, सत्ता के साथ अपी का संबंध होता है। कैसे होता है? तो एक संबंध के अन्वय करेंगे तो किसी न किसी संबंध के माध्यम से करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो कर्तृ दौर्लभ्य प्रयुक्त दौर्लभ्यत्व संबंध। कौन संबंध बनाएंगे? ये एक संबंध है, कर्तृ दौर्लभ्य प्रयुक्त दौर्लभ्यत्व संबंध से। इस संबंध से अपी का संबंध से भवन क्रिया में हो जाएगा। बात सुना गया? तो अथवा बिंदु पदार्थ ऐसा अपी ज्योति, सीधे अपी का मत कहिए, अपी ज्योति जो बिंदु पदार्थ, अपी से द्योतित होने वाला जो बिंदु पदार्थ, उस बिंदु पदार्थ का किसमें अन्वय है? सत्ता। संभावना विषयी भूत असधात्वर्थ जो भवन अथवा सत्ता, उस सत्ता में इसका अन्वय है अपी द्योत्य बिंदु पदार्थ का। इसका अन्वय है अपी द्योत्य बिंदु पदार्थ का। बिंदु पदार्थ का कहाँ अन्वय है? सत्ता। कैसी सत्ता? संभावना विषयी भूता सत्ता तस्याम सत्तायाम अपि द्योत्याया बिंदु पदार्थ, अपि से द्योत्य बिंदु पदार्थ उसका उस सत्ता में अन्वय है। किस संबंध से अन्वय है? तो कर्तृ दौर्लभ्य प्रयुक्त दौर्लभ्यत्व संबंध। समझा गया? कर्ता कौन है? बिंदु। कर्तृ दौर्लभ लिखा ना, कर्तृ दौर्लभ्य में कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष। कर्तृ दौर्लभ्य में कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। कर्तु दौर्लभ्यम, दौर्लभ्य मतलब दुर्लभस्य भाव, जो दुख से मिले उसको दुर्लभ, दुखेन लभ्य विधि दुर्लभम।
है। अब यहाँ देखो, आप आ गए हो सहज दया, बड़े बड़े विद्वान आपको मिल गए, तो सुलभ हो गए आपके लिए, हो गए विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिए, बड़े बड़े विद्वानों से पढ़ने का अवसर आपको मिल गया, सहज दया मिल गया तो सुलभ है। वही जो 10-20 साल भटकने के बाद कहीं इधर उधर कहीं मिलते तो क्या कहते, इनका दर्शन जो बड़ा दुर्लभ है, सहज दया नहीं मिलता। अरे जो सहज दया ना मिले उसी को दुर्लभ कहते हैं। जो दुखे न लभ्य विधि दुर्लभम, दुर्लभस्य भावः इति दौर्लभ्यम। तो क्या समास करोगे, षष्ठी तत्पुरुष, कैसा, कर्तु दौर्लभ्यम इति कर्तृ दौर्लभ्यम। तो कर्ता कौन है, बिंदु पदार्थ, उसकी जो दुर्लभता, बिंदु पदार्थ की जो दुर्लभता, दुर्लभ्य कहो चाहे दुर्लभता कहो। अरे चय प्रत्यय करोगे तो दुर्लभ्य बनेगा, और तल प्रत्यय कर दोगे तो दुर्लभता बन जाएगा, दुर्लभस्य भावः इति दुर्लभता। त्वा कर दोगे तो दुर्लभत्व। तो तीनों का अर्थ एक ही है, दुर्लभ्य, दुर्लभता और दुर्लभत्व, तीनों का अर्थ एक ही। देखो कर्ता कौन है, बिंदु पदार्थ, उसकी जो षष्ठी है ना, कर्तु दुर्लभ्य, बिंदु पदार्थ की जो दुर्लभता, बिंदु पदार्थ की जो दुर्लभता, तत्प्रयुक्त दुर्लभता हो गई उसके सत्ता की दुर्लभता, बिंदु कर्तृक सत्ता की दुर्लभता। समझा गया। यहाँ संबंध क्या बना है, अरे स्वदौर्लभ्य प्रयुक्त दौर्लभ्य, दौर्लभ्यत्व संबंध क्या बनेंगे, कर्तृ बोलो अथवा स्व बोलो, स्व भी बोलोगे तो बिंदु पदार्थ का बोलोगे, कर्ता कहोगे तो बिंदु पदार्थ ही करता है। क्या कहना है कि यहाँ पूरा वाक्य का अर्थ क्या बताओगे, लिंगर्थ जो संभावना, उस लिंगर्थ संभावना का विषय जो सत्ता, उस सत्ता में, उस भवन में अपी पदार्थ, अपी से जो बिंदु पदार्थ, उस बिंदु पदार्थ का स्वदौर्लभ्य प्रयुक्त दौर्लभ्यत्व संबंध से अथवा कर्तृ दौर्लभ्य प्रयुक्त दौर्लभ्यत्व संबंध से अन्वय होगा। तो बिंदु पदार्थ का अन्वय हो गया, अपी का भी अन्वय हो गया कि नहीं, बिंदु पदार्थ का विषय योजित हो रहा है, अपी का भी संबंध से आपके साथ हो गया, उपसर्ग संज्ञा प्राप्त रहेगी, उसको रोकने के लिए कर्म प्रत्यय की संज्ञा का विधान किया। बात समझ गई। पंक्ति का अर्थ बोलो, पंक्ति बोलो पहले, समझ आएगी। तस्या एव, तस्या एव मतलब लिंगर्थ संभावना एव, उस लिंगर्थ संभावना का ही विषय भूत क्या है, असधात्वर्थ भवन, उस भवन में, सत्ता में कर्तृ दौर्लभ्य प्रयुक्त दौर्लभ्यत्व संबंधेन अपि योग्यो बिंदु पदार्थ, उस बिंदु पदार्थ का अन्वय होता है, जिससे अपि शब्द का भी स्यात् इसके साथ संबंध हो गया तो अपि की उपसर्ग संज्ञा प्राप्त रहेगी, उसको रोकने के लिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा सार्थक है, ना कि अपार्थक। बात समझ गया। और पंक्ति लगी पूरा समझ में आया कि नहीं आया, एकदम स्पष्ट हो गया। कह रहे समझ में नहीं आया, नहीं कह रहे थे ना, बहुत कठिन है, ऐसे आया कि नहीं आया। अरे कठिन तभी तक है जब तक हमसे नहीं पूछे। क्लियर हो गया कि नहीं, अर्थ क्या होगा पूरे वाक्य का, संभावना विषय भूत जो सत्ता। हाँ लेकिन ऐसा वो तो ठीक है, उतना समझ गए ना, अभी पूरे वाक्य का अर्थ बताना है। देखो बिंदु भी आ गया है, अब बिंदु किसका है, सर्पिस का, सर्पिसा में षष्ठी है, षष्ठी कैसे आई है, अवयव अवयवी भाव संबंध में षष्ठी, अपी पदार्थ से द्योत्य जो कौन, बिंदु, उस बिंदु का किसके साथ संबंध है, सर्पिस के साथ संबंध है, कैसा अवयवी भाव संबंध है ना, उसका अन्वय सर्पिस के साथ। तो सर्पिसावयव जो बिंदु, सर्पिसावयव जो बिंदु तत्कर्तृका संभावना विषयी भूता सत्ता, ये बोलो क्या बोध होगा, सर्पिसावयव बिंदु कर्तृका अथवा सर्पिसावयवः यो बिंदु, सर्पिसावयवो यो बिंदु तत्कर्तृका संभावना विषयी भूता सत्ता।
समझा गया? यही जो है सर्वसोपि स्यात् इस वाक्य का अर्थ है। क्लियर समझ आ गया कि नहीं? चलो पढ़ो आगे। तस्या एव विषयभूते भवने तद्विदौर्लभ्यप्रयुक्तं ज्योतियन्नपि शब्दः शब्दः स्यात् इनेन संपद्यते। क्लियर हो गया? स्यात् के साथ में अपनी का संबंध हो जाता है, सर्ग संज्ञा प्राप्त रहती है, उसको रोकने के लिए गति संज्ञा का विधान किया जाता है। एक कर्म प्रवचनी संज्ञा का विधान किया जाता है। आगे बोलो। सर्पिषा इति षष्ठी तोपि वही बता रहे हैं। सर्पिषा इति षष्ठी, अपि शब्दबलेन। षष्ठी है, वो षष्ठी किस अर्थ में आई है? अपि शब्दबलेन अपि शब्दबलेन गम्यमान जो बिंदु पदार्थ, अवयवावयवी भाव संबंधी जो है, अपि शब्द के सामर्थ्य से गम्यमान जो बिंदु पदार्थ, उसका सर्पिस के साथ अवयवी भाव संबंध है। उस अवयवावयवी भाव संबंधे सर्पिषा इत्यत्र षष्ठी वर्तते। वहाँ वर्तते ले आना, संबंधे के बाद वर्तते लाना है, संबंधे षष्ठी वर्तते। क्लियर हो गया? सर्पिषा इत्यत्र या षष्ठी, सा षष्ठी कस्मिन् अर्थे? अवयवावयवी भाव संबंधे षष्ठी वर्तते। क्लियर हो गया? अवयवावयवी भाव संबंध किसके मध्य में है? अपि शब्द के बल से गम्य जो बिंदु पदार्थ, उस बिंदु पदार्थ का अवयवी है सर्पिस, तो सर्पिस और बिंदु पदार्थ के मध्य अवयव अवयवी भाव संबंध है। उस अवयव अवयवी भाव संबंध अर्थ में ही सर्पिषा इस पद में षष्ठी विभक्ति आई। क्लियर हो गया? इयमेव यपि शब्दस्य पदार्थः इयमेव यपि शब्दस्य पदार्थद्योतकता नाम। समझा गया? इयमेव यपि शब्दस्य पदार्थद्योतकता नाम। यही जो है, जो बात हमने समझा, यही अपि शब्द की पदार्थद्योतकता। पदार्थद्योतकत्वं नाम किम? यही है कि जो है अपि पदार्थ का जो अवयव, अपि नहीं सर्पिषा अवयव बिंदु है, तत्कर्तृका, तत्कर्तृका संभावना विषय सत्ता। सत्ता, यहाँ जो सत्ता जो है उस बिंदु की सत्ता, ठीक है ना, बिंदु कर्तृका सत्ता, तो ये जो है सत्ता ही जो है इस प्रकार, यही जो पदार्थ की द्योतकता। यपि शब्दस्य पदार्थद्योतकता नाम। द्वितीया तो ने प्रवर्तते सर्पिषो विना योगो नक्तपि। इसके साथ तो सर्पिस शब्द से द्वितीया विभक्ति आ जाए तो कहते हैं द्वितीया नेह प्रवर्तते। सर्पिस शब्द से जो यहाँ द्वितीया नहीं होती। क्यों? सर्पिस का अपी के साथ कोई लेना देना नहीं। अपी के बल से गम्य जो बिंदु है, उस बिंदु के साथ अवयव अवयवी भाव, समझा गया? अपी के साथ उसका कोई संबंध नहीं। वही लिख रहे हैं, द्वितीया नेह प्रवर्तते कुतः सर्पिषो बिंदुना योगे न तु अपिना उक्तत्वात्। देखा कि नहीं? यहाँ पर सर्पिषोपि स्यात् इस वाक्य में सर्पिस शब्द से द्वितीया विभक्ति नहीं आती। क्यों नहीं आती? कहते हैं सर्पिषा बिंदुना योगः, सर्पिस का बिंदु पदार्थ के साथ ही अवयव अवयवी भाव संबंध है, न तो अपिना, अपी के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। तो कर्मक प्रवचनीय युक्तत्व ही उसमें नहीं आया। कर्मक प्रवचनीय युक्तत्व नहीं आया तो जो है उससे द्वितीया विभक्ति नहीं होगी। क्योंकि द्वितीया तो कर्मक प्रवचनीय के योग रहने पर ही आती है ना। कर्मक प्रवचनीय का योग मतलब कर्मक प्रवचनीय ज्योत्य संबंध प्रतियोगी वाचकार अथवा वाचकत्वम, यही युक्तत्व क्या है? कर्मक प्रवचनीय युक्तत्व क्या है? कर्मक प्रवचनीय ज्योत्य संबंध प्रतियोगी वाचकत्वम, कर्मक प्रवचनीय युक्तत्वम। कर्मक प्रवचनीय ज्योत्य संबंध क्या है? कर्मक प्रवचनीय ज्योत्य संबंध इसी को कहेंगे कर्तृ दौर्लभ्य प्रयुक्त दौर्लभ्यत्व संबंध। बिंदु पदार्थ और सत्ता पदार्थ के मध्य का जो संबंध है, कर्तृ दौर्लभ्य प्रयुक्त दौर्लभ्यत्व संबंध, उस संबंध का प्रतियोगी कौन है? सर्पिस है कि बिंदु है? बिंदु है। तो जो इसलिए सर्पिस तो क्या नहीं है? कर्मक प्रवचनीय युक्त नहीं होता। कर्मक प्रवचनीय युक्त कौन होता है? कर्मक प्रवचनीय ज्योत्य जो संबंध प्रतियोगी ही कर्मक प्रवचनीय युक्त कहलाता है। यहाँ जो है कर्मक प्रवचनीय ज्योत्य संबंध क्या हो गया? बिंदु ज्योत्य, बिंदु दौर्लभ्य प्रयुक्त दौर्लभ्यत्व संबंध।
कर्तृ संबंधी यहाँ पर जो है अपी के द्वारा द्योत्य है, उस संबंध का प्रतियोगी कौन है? बिंदु है। तो जो है सर्पिस तो है नहीं, अतः वो कर्म प्रवचनीय युक्त नहीं हुआ। युक्त नहीं होगा तो द्वितीया विभक्ति नहीं। आप कहोगे कि भैया सर बिंदु ऐसे हो जाए, तो बिंदु से हो तो जाए, लेकिन बिंदु का प्रयोग हो तब ना। बिंदु का तो प्रयोग ही नहीं है, उससे षष्ठी विभक्ति नहीं। बात सुना गया? बिंदु से द्वितीया, यद्यपि वो कर्म प्रवचनीय युक्त है बिंदु पदार्थ, किंतु बिंदु पदार्थ के वाचक बिंदु शब्द का प्रयोग तो है नहीं, जिससे द्वितीया विभक्ति नहीं है। यद्यपि वो कर्म प्रवचनीय युक्त है, फिर भी द्वितीया। बात सुना गई? ये बात यहाँ से जिसका प्रयोग है उसका योग नहीं है, जिसका योग है उसका प्रयोग नहीं है, इसलिए द्वितीया विभक्ति यहाँ होती। वस्तु स्थिति तो ये है कि बिंदु का यदि प्रयोग भी कर दिया जाए कदाचित, तो भी जो द्वितीया आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि साथ में जो लकार हुआ है ना, लिंग लकार, वो कर्ता अर्थ में आया। ला कर्मणि च भावे चार कर्ता अर्थ मुक्त हो गया, बिंदु न करता है, मुक्त कर्ता में कौन व्यक्ति हो जाती है? प्रथमा। साथ में जो प्रत्यय है कर्ता के द्वारा प्रत्यय कर्ता में आया है, तो कर्ता बिंदु का प्रयोग हो भी जाएगा, बिंदु रूपी कर्ता प्रत्यय के द्वारा उक्त हो गया, तो जो भी अभीत हो जाता है उसमें अभीते प्रथमा से प्रथमा प्राप्त। तो ये कहेगा कि कर्म प्रवचनीय युक्त है बिंदु तो द्वितीया हो, और अभीते प्रथमा कहेगा प्रथमा हो। कौन हो? तो नियम है उपपद विभक्ते है कारक विभक्ति बलीयसी। तो ये जो कर्म प्रवचनीय विभक्ति कैसी है? कि कर्म प्रवचनीय के योग में होने वाली जो विभक्ति है उपपद विभक्ति है, और जो प्रथमा है कारक विभक्ति है। बिंदु का प्रयोग हो भी जाए तो भी द्वितीया विभक्ति वहां भी नहीं होगी, प्रथमा ही। ये जो है वस्तु ज्ञान तत्व है, इसको समझ गए? क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ, अभी इसमें प्रथमा रहेगा बिंदु में। हाँ, बिंदु का भी प्रयोग नहीं है, हो जाए चिंतन की जरूरत नहीं है। कथनचित कहीं प्रयोग कर भी दिया जाए तो भी द्वितीया की आपत्ति नहीं प्राप्त रहेगी, क्योंकि कर्म प्रवचनीय द्योत्य जो संबंध है उसका प्रतियोगी है बिंदु पदार्थ। तदवाचक बिंदु शब्द से अगर उसका प्रयोग हो जाए तो द्वितीया की शक्ति रहेगी, किंतु कर्ता है, कर्ता जो प्रत्यय के द्वारा हो गया है, उक्त कर्ता में प्रथमा भी प्राप्त प्रथमा से प्रथमा भी प्राप्त रहेगी, कर्म प्रवचनीय युक्त से द्वितीया भी प्राप्त रहेगी। कौन हो? तो उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी। इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? कारक विभक्ति जो प्रथमा है वही होगी, द्वितीया विभक्ति नहीं। द्वितीया हम प्रवर्तक। चलो अब स्तूयाद विष्णु संभावना। चलो अब एक दूसरा विषय है, इसको ठीक से अभ्यास करना। विषय थोड़ा कठिन है, भगवान की कृपा से समझ में आ गया, तैयार है।